हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री। इसमें हमने 1857 की क्रांति देख ली थी और किसान आंदोलन देख लिए थे। अब हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट। पहले हम कारणों की बात करते हैं, क्या क्या कारण रह सकते हैं जनजातीय आंदोलन के। ठीक है, तो सबसे पहले जनजातियाँ किसके ऊपर निर्भर रहती है? वनों पर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो इस और कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही रेलवे लाइन का काम बिछना स्टार्ट हुआ तो उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत महसूस हुई। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब वनों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने वनों को रेगुलेट करने से संबंधित अलग अलग कानून लाए गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इनका जीवन यापन प्रभावित हुआ जनजातियों का। इसके अलावा पहले ये क्या थे, स्वतंत्र रूप से रहते थे, मतलब खुद की सत्ता में ही रहते थे। जैसे खुद का ही पॉलिटिकल सिस्टम रहता था, सब कुछ, किसी बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था। लेकिन जैसे ही ये सब स्टार्ट हुआ, वनों पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो वैसे क्या किया, जिस भी रियासत के अंदर ये पड़ते थे वन वगैरह, तो उस रियासत का कंट्रोल इन पर लागू किया गया। जिससे क्या हुआ, इनकी स्वच्छंदता या इनकी आज़ादी में बाधा उत्पन्न हुई। यही सब कारण क्या बने, इनके आंदोलन के कारण बने। ठीक है, तो पहला कारण हम देखें तो राजनीतिक स्वायत्तता का अंत। राजनीतिक स्वायत्तता का अंत। ठीक है, पहले इनका खुद का पॉलिटिकल सिस्टम रहता था, खुद का सरदार चुनते थे और वही फिर उनका फैसला वैसे करते थे। लेकिन बाद में महाराणा का हुक्म यहाँ पर चलने लग गया। ठीक है, तो राजनीतिक स्वायत्तता का अंत हो गया, इनकी स्वतंत्रता खत्म। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो है फॉरेस्ट की जो उपज है, जो वन संपदा रहती है, उन पर पूरा अधिकार रहता था पहले। जैसे गोंद हो गया, लाख हो गया, महुआ हो गया, उनसे शराब वगैरह बनाया करते थे। लेकिन ये सब फिर क्या हुआ, बंद कर दिया गया। पूरे वन पर किसका नियंत्रण हो गया, जिस भी रियासत के अंदर ये पड़ते थे, या फिर अंग्रेजों का। ठीक है, तो वन संपदा पर अधिकार खत्म। ठीक है, तीसरा, इनकी जो कल्चर था, स्थानीय जो इनका कल्चर था, ये अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा बिलीव किया करते थे कि हमारा कल्चर क्या है, सबसे अच्छा है। हम हमारे कल्चर को ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन जैसे ही बाहर के लोग आना स्टार्ट हुए, भाई वन उपज पर कंट्रोल करेंगे, वन काटेंगे, तो बाहर से लोग आएंगे, बाहर की बस्तियाँ बनना स्टार्ट हुई, तो वैसे ही क्या हुआ, इनका कल्चर इरोड होना स्टार्ट हो गया। कल्चरल प्रदूषण कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सांस्कृतिक प्रदूषण। सांस्कृतिक प्रदूषण, ये बाहरी लोगों को क्या कहते थे, दिकू कहते थे। ठीक है, बाहरी लोगों को क्या कहते थे, ये दिकू। दिकू नाम इस्तेमाल किया करते थे बाहरी लोगों के लिए। ठीक है, चौथा, इनसे बेगार करवाने लगे वो। ठीक है, क्या करने लगे, भाई जमीन थी, वन काट दिए, ज़मीन तैयार कर ली, फिर वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए इनसे ही काम कराया जाता। तो एक तरीके से बेगार थी, बदले में इनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो बेगार। पांचवा है शोषण। जैसे इनकी झोपड़ियों को जला दिया जाता था, इनकी महिलाओं के साथ रेप वगैरह किया जाता था। तो ये सब कार्य क्या है, शोषण में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन थे जिसके कारण ही क्या हुए, ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हुए। ठीक है, जब लिखना चाहो तो लिख लो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन कारण, जो मैक्सिमम 90% कारण ये रहेंगे। ठीक है, जनजातीय आंदोलन के। पहला पढ़ते हैं मेर विद्रोह। मेर विद्रोह, ठीक है, मेर विद्रोह। जो मेर लोग थे, ये कहाँ पर निवास किया करते थे, मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर वाले क्षेत्र के आसपास। ठीक है, इन क्षेत्रों में निवास किया करते थे और इनकी अपनी कुछ बस्तियां थी। ठीक है, खुद का ही कंट्रोल था, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में
1818 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इन पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ताकि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सके, ठीक है, वनों से ज़्यादा आय प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया वनों को। तो उससे इनकी स्वच्छंदता में क्या होगी, बाधा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ये क्या करते थे, लूटपाट वगैरह करना स्टार्ट करते थे। तो बाद में 1818 में, चूंकि अजमेर क्या था, एजीजी हेडक्वार्टर था, अजमेर मेन बस्ती थी, मतलब राजस्थान में अंग्रेजों का मेन सेंटर क्या था, अजमेर था, ठीक है। तो अजमेर के आसपास इन्होंने क्या की, शांति बनाए रखने के लिए 1818 में एक समझौता किया, ठीक है। 1818 में एक क्या किया, समझौता किया। अजमेर का एक सुपरिटेंडेंट था, अजमेर सुपरिटेंडेंट, जिसका नाम था विल्डर। क्या नाम था, विल्डर। मेयरों के साथ, अजमेर क्षेत्र के जो मेयर थे उनके साथ क्या किया, इसने एक समझौता कर लिया कि भाई तुम लूटपाट नहीं करोगे और बदले में अपनी स्वच्छंदता एंजॉय करो, हम आपके काम में कोई दखल नहीं देंगे, ठीक है, जैसे चाहे जैसे काम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लूटपाट या शांति भंग नहीं करोगे। ये अजमेर सुपरिटेंडेंट, विल्डर और मेयरों के बीच में क्या हो गया, एक समझौता हो गया, ठीक है। तो ये समझौता कब हुआ, 1818 में, लेकिन ये केवल नाम मात्र का ही समझौता था, उनको ऐसी कोई आज़ादी वगैरह नहीं दी गई। तो धीरे धीरे उन्होंने वापस से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो 1821 में, फिर 1821 में क्या किया, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना प्लस अंग्रेजों की सेनाओं ने क्या किया, इस मेयरों के विद्रोह को कंप्लीट रूप से दबा दिया, ठीक है। मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस अंग्रेज सेना, मेर विद्रोह अंत। कोई भी विद्रोह का कभी भी पूरी तरीके से अंत नहीं होता, वो छिटपुट तौर पर थोड़े थोड़े तौर उसमें चलता रहता है, ठीक है। इन विद्रोहों की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये एक साथ घटित नहीं हुए, अगर एक साथ घटित हुए होते तो ये सफल माने जाते, ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अलग अलग जगह घटित हुए, ठीक है, इसलिए इनको कंट्रोल करना क्या था, आसान था। बाद में अंग्रेज लोग बड़े चालाक होते थे, उन्होंने मेयरों को दबाने के लिए मेयरों की क्या बना ली, एक बटालियन बना ली, ठीक है, जिसमें मेयर लोग ही थे। उस बटालियन का क्या नाम था, मेरवाड़ा बटालियन। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन। इसका हेडक्वार्टर क्या था, कहाँ था, ब्यावर, ब्यावर, ठीक है। बाद में जब भी मेयरों का कोई भी विद्रोह होता, मेरवाड़ा बटालियन उनको दबाने का कार्य करती, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या थे, मेयर लोग थे, ठीक है। तो इस तरीके से बस इसमें एक जो उनका सुप्रीम लीडर होता था वो इंग्लिश होता था, अंग्रेज होता था, बाकी इनको आदेश दिया जाता था और ये मेयरों को दबा दिया करते थे, ठीक है। तो ये था मेयर विद्रोह। एक तो ये समझौता ध्यान रखना 1818 में विल्डर और मेयरों के बीच में, ठीक है। और ये मेरवाड़ा बटालियन 1822 में गठित की गई, हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्यावर में, ठीक है। तो ये है हमारा मेयर विद्रोह। ठीक है, तो मेरवाड़ा बटालियन कब स्थापित की गई, 1822 में, जिसका मुख्यालय क्या रखा गया, ब्यावर। विल्डर के साथ मेयरों का समझौता हुआ 1818 में, ठीक है। बाद में मेवाड़, मारवाड़ और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने मिलकर मेयर विद्रोह को दबा दिया। अब भील विद्रोह। देखो 1818 में मेवाड़ के अंतर्गत आते थे मैक्सिमम भीड़ पॉपुलेशन। तो 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है उदयपुर राज्य, ठीक है। तो उस संधि के तहत क्या रखा जाता है कि सुरक्षा का जिम्मा किसका रहेगा, अंग्रेजों का रहेगा। तो जो रियासती सेना है उसको क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। और उस रियासती सेना में मैक्सिमम लोग किसके थे, भीलों के थे। भील क्या करते थे, सैनिकों का काम भी करते थे। तो ये क्या हो गए, उससे बेरोजगार हो गए, ठीक है। 1818 में संधि होती है उदयपुर वर्सेज अंग्रेज। इसमें क्या होता है, रियासती सेना बर्खास्त, इससे क्या होता है, भील लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं।
भील लोग बेरोजगार हो गए तो इनकी वनों पर निर्भरता और ज़्यादा बढ़ गई और ऊपर से वनों पर से कंट्रोल हटा लिया गया। ठीक है, वनों पर किसका कंट्रोल हो गया? अंग्रेजों का या रियासतों का कंट्रोल हो गया। एक तो ये पहले बेरोजगार हो गए, ऊपर से वनों पर जब डिपेंडेंट होना स्टार्ट किया तो वन पर से भी इनके अधिकार क्या कर लिए गए? छीन लिए गए, इसलिए विद्रोह हुए। वन उत्पाद पर अधिकार खत्म। महुआ से शराब बनाया करते तो उस पर भी क्या लग गई? पाबंदी। महुआ से शराब बनाने पर पाबंदी। भीम लोग क्या थे? थोड़े आर्मी टाइप लोग थे, थोड़े सैनिक टाइप के लोग थे, बढ़िया। तो ये क्या करते थे? एक बोलाई कर लिया करते थे, बोलाई कर। ठीक है, इनके एरिया में होके जो भी व्यापारी लोग गुजरा करते थे ना, तो उनसे सुरक्षा के नाम पर एक कर लिया करते थे, उसको क्या कहते थे? बोलाई कर, बोलाई या सुरक्षा कर। बाद में ये भी बंद करवा दिया गया क्योंकि अब रक्षा का जिम्मा किसका हो गया? अंग्रेजों का या रियासती सेना का। ठीक है, एक और चौकीदारी कर, चौकीदारी कर। इनकी बस्तियां रहती थी, बस्तियों के आसपास गांव बने होते थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी ये क्या लिया करते थे? गांव से चंदा लिया करते थे। जैसे नहीं आता क्या हमारे यहाँ कोई होम गार्ड वगैरह बाहर रहता था तो वो पैसे वैसे मांगने आता था मंथ के एंड में। ठीक है, वैसा ही सिस्टम था। ठीक है, चौकीदारी कर भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इनकी पूरी आजीविका छिन्न भिन्न हो गई इससे। ठीक है, तो ये इन विद्रोह का क्या बना? कारण बने। ये सब क्या है? विद्रोह के कारण। तो इससे फिर विद्रोह की एक श्रृंखला स्टार्ट हो गई, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो फिर ऐसे विद्रोह कंटिन्यू चले 1818 से। ठीक है, उदयपुर, ये कहाँ पे चले? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये मेनली विद्रोह हुए। ठीक है, फिर वापस से अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और वापस से भीलों को काउंटर करने के लिए भीलों का ही यूज किया। तो 1841 में क्या? 1841 में गवर्नर जनरल की एक काउंसिल हुआ करती थी, उसकी सलाह पर एक बटालियन का गठन किया गया जिसका क्या नाम था? मेवाड़ भील कोर्प्स। मेवाड़ भील कोर्प्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? खेरवाड़ा, उदयपुर। वहां पर तो क्या बनाई थी? मेरवाड़ा बटालियन। यहाँ पर क्या बना दी? मेवाड़ भील कोर्प्स। जब भी भीलों का कोई विद्रोह हो गया इनको भेजेंगे, क्योंकि टफ टेरेन में भी ये क्या है? लड़ने में सक्षम। जैसे अभी नक्सलियों को लड़ने के लिए नक्सली लोगों को साथ में लेकर चला करते हैं ताकि वो उनके टेरेन को, भाषा को, उनकी टैक्टिक्स को आसानी से समझ सके। ऐसे ही मेवाड़ भील कोर्प्स थी। ठीक है, तो भील टफ टेरेन में विद्रोह किया करते थे तो उनसे ये आसानी से लड़ा करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंग्रेजों का मास्टर स्ट्रोक था, मेवाड़ भील कोर्प्स। और इसके जो फर्स्ट कमांडेंट थे, फर्स्ट कमांडेंट, उनका क्या नाम था? विलियम हंटर। अंग्रेज बहुत कम थे, बस एक आध अंग्रेज हुआ करते थे, बाकी सारे के सारे क्या थे? इंडियंस। और उनकी बदौलत ही इंडियंस पर क्या किया गया? रूल किया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? विद्रोह कंटिन्यू चलते रहे और लास्ट में जाकर 25 अप्रैल 1881 को, 25 अप्रैल 1881 को एक समझौता होता है। उनमें इनकी भीलों की काफ़ी सारी मांगे मान ली जाती है और भील विद्रोह क्या हो जाते हैं? शांत। लेकिन ये कहाँ पर होते हैं? केवल मेवाड़ क्षेत्र में या उदयपुर क्षेत्र में। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र के भीलों की मांगे मान ली जाती है। ठीक है, पूरी मांगे तो नहीं मानी जाती लेकिन थोड़ी बहुत मांगे मान ली जाती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। ठीक है, ये समझौते में योगदान रहा एक तो श्यामल दास का, श्यामल दास राजा का वफादार था ये श्यामल दास, और एक खेमराज भंडारी, एक मंदिर का पुजारी था ये खेमराज भंडारी, जिसकी भील लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। उस मंदिर का पुजारी था ये। इन दोनों की बदौलत भीलों से बातचीत हुई और 25 अप्रैल 1881 को एक समझौता हो गया, जिसमें मेवाड़ के भीलों की क्या कर ली? कुछ मांगे मान ली गई और मेवाड़ के भील विद्रोह शांत हो गए। लेकिन ये केवल मेवाड़ में हुआ है, अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा का खेल बाकी है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, बोलाई चौकीदारी कर, लिख लो इसको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेवाड़ भील कोर्प्स। सन पूछेगा या हेडक्वार्टर, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लिखो
ठीक है। तो ये भील विद्रोह कहाँ पर, मेवाड़ भील कोर्प्स की स्थापना कब की गई, 1841 में। हेडक्वार्टर कहाँ था, खेरवाड़ा उदयपुर। 1857 क्रांति में भी हमने एक छावनी पड़ी थी खेरवाड़ा, और दूसरी ब्यावर जहाँ मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर था। दोनों ही जगह क्रांति नहीं हुई। कारण समझ में आ गया। अब देखो मेवाड़ में तो बिलों की मांगे मान ली गई, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा बाकी। तो यहाँ पर एक आंदोलन चलता है, भगत आंदोलन। क्या नाम है इसका, भगत आंदोलन। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ इनके नेता का नाम है साधु गोविंद गिरी, साधु गोविंद गिरी। देखो साधु गोविंद गिरी का जो जन्म है वो हुआ था बेड़सा डूंगरपुर में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, बेड़सा डूंगरपुर में। और इनकी जो जाति थी वो थी बंजारे, बंजारे थे ये, ठीक है, बंजारे। अब जो भी लोग थे उनमें कुछ कमियां भी थी, जैसे शराब वराब पिया करते थे, काफ़ी दकियानुसी उनकी कुरीतियाँ वगैरह थी। तो इन्होंने क्या किया, उनके नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या की, एक सभा की स्थापना की, जिसका क्या नाम था, संप सभा। भीलों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए संप सभा का गठन, ठीक है। नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या किया, संप सभा का गठन किया गया। संप सभा 1883 में, कहाँ पर, सिरोही में, ठीक है। इनके साथ गोविंद गुरु के साथ एक और थे, सुरजी भगत प्लस सुरजी भगत। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, संप सभा का गठन किया गया, ठीक है। गोविंद गुरु के एक शिष्य थे फेवरेट, इनका नाम था पूंजा धीर जी, पूंजा धीर जी, ठीक है। संप सभा का क्या हो गया, गठन हो गया। कहाँ हुआ, सिरोही में। कब हुआ, 1883 में। अब इसके क्या थे, संप सभा के 10 नियम थे, ठीक है। कितने नियम थे इसके, 10 नियम थे। उनमें से सारे नियम ध्यान नहीं रखने, केवल मोटे मोटे, जैसे चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, शराब नहीं पीना, डाकन प्रथा पर रोक। यहाँ पर क्या होता था, महिलाओं को किसी को भी क्या करते थे, अगर कोई आपदा आती थी तो, जैसे किसी घर में दो लोग थे, दोनों मर गए, तो उस स्त्री को डाकन बताकर उसको मारा पीटा जाता था, गांव से निकाल दिया जाता था। तो ऐसी सब प्रथाओं पर क्या किया, रोक लगाने के लिए, उनके आध्यात्मिक या नैतिक उत्थान के लिए क्या किया गया, संप सभा का गठन। उसमें 10 नियम थे, उनमें से कुछ ऐसे नियम थे, ठीक है। अब चूंकि जनजातीय क्षेत्रों में कन्वर्ट ईसाई लोग ज़्यादा घुमा फिरा करते थे जनजातीय क्षेत्रों में, क्योंकि इनको कन्वर्ट करना क्या था, आसान था, क्योंकि इनको इतनी समझ तो थी नहीं। इनको तो क्या मतलब था, भाई 2 टाइम की रोटी वगैरह मिल जाए, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाए बस। तो यहाँ पर कन्वर्ट होने के चांसेज क्या थे, सबसे ज़्यादा। तो ईसाई लोग घुमा करते थे। तो इन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए गोविंद गुरु ने एक पंथ की स्थापना की, जिसका क्या नाम था, भगत पंथ। किससे इंस्पायर होकर की, ये स्वामी दयानंद सरस्वती से, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर भगत पंथ की स्थापना। (1911) बेड़सा। बेड़सा कहाँ पर है, डूंगरपुर में।
ठीक है, भगत पंथ की स्थापना कर दी। अब ये संप सभा है, इसके क्या है, अधिवेशन हुआ करते थे। तो इसका जो पहला अधिवेशन था, संप सभा का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था 1903 में, ठीक है। उसके बाद संप सभा का अधिवेशन हुआ 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। संप सभा का अधिवेशन चल रहा था कहाँ पर, मानगढ़ पहाड़ी। कहाँ पर थे, मानगढ़ पहाड़ी। कहाँ पर है ये, बांसवाड़ा में। काफ़ी सारे बिल एकत्रित हो रहे थे और आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि भाई कैसे अपनी मांगे मनवाई जाए, ठीक है। तो वहीं पर क्या हुआ, सैनिकों ने घेर लिया, जिसमें से मुख्य कौन थी, मेवाड़ भील कोप्स थी, ठीक है। इन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और लगभग 1500 के आसपास भी लोग मारे गए, ठीक है। पुलिस फायरिंग, भी मारे गए, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ ध्यान रखनी है, डेट भी ध्यान रखनी है, 17 नवंबर 1913, ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। संप सभा का अधिवेशन, कल हमने नींबू चढ़ा पड़ा था, वहाँ पर गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था, तरुण राजस्थान ने सचित्र प्रकाशित किया था और रियासत ने जलियांवाला से भी भयानक बताया था। लेकिन वास्तव में राजस्थान का जो जलियांवाला हत्याकांड है, किसको कहते हैं, मानगढ़ हत्याकांड को, ठीक है। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। वास्तव में जो राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड किसको कहते हैं, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। डेट भी याद रखनी है, 17 नवंबर 1913। संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। इंपॉर्टेंट क्या है, भगत पंथ की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु ने, ठीक है। कब की, 1911 बेड़सा एक संप सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु और सुरजी भगत ने 1883 में। कहाँ पर की, सिरोही में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है, मेवाड़ से रिलेटेड तो पहले पढ़ ही लिया, और डूंगरपुर बांसवाड़ा से रिलेटेड ये हो गया। इसमें एक दो बातें और हैं, अभी ये लिखो फिर लिखते हैं, ठीक है। तो भगत आंदोलन क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, लीडर साधु गोविंद गुरु। संगठन कौन सा है, संप सभा, 1883 सिरोही में स्थापना, सुरजी भगत के साथ मिलकर, ठीक है। इनका शिष्य कौन था, साधु गोविंद गुरु का पूजा धीर जी। बाद में इन्होंने दयानंद सरस्वती से इंस्पायर होकर भगत पंथ की स्थापना की, ताकि भील लोग जो जनजातीय लोग हैं हिंदू धर्म में बने रहे। 1911 बेड़सा में। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर, जो कि बांसवाड़ा में, वहाँ पर संप सभा का अधिवेशन चलता है। वहाँ पर पुलिस फायरिंग होती है और 1500 के आसपास भील मारे जाते हैं। इसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। अब जो हमने भगत पंथ पढ़ा था 1911 बेड़सा उदयपुर, तो भगत पंथ ने क्या किया, लोगों को कलेक्ट करने के लिए क्या किया, धूणियाँ स्थापित की, ठीक है। धूणियाँ स्थापित, भगत पंथ द्वारा नहीं रहते, साधु संतों की धूणियाँ नहीं रहती क्या, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, चर्चा वगैरह क्या करते थे, लोगों में ज़्यादातर राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। अब इन धूणियों की रक्षा के लिए कोतवाल भी नियुक्त किए जाते थे। कोतवाल नियुक्त, कोतवाल क्या होता था, धार्मिक प्रमुख भी होता था, धार्मिक प्रमुख। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग से सेटअप जमा लिया, तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गई साधु गोविंद गुरु और, ठीक है। तो बाद में इसी से तंग आकर वो क्या हुआ, मानगढ़ हत्याकांड हुआ, ठीक है। तो मानगढ़ हत्याकांड के बाद पूरा जिम्मा किसके सर मढ़ दिया, साधु गोविंद गुरु के सर मढ़ दिया। उनको गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन बाद में उसको कितना साल कर दिया, 10 साल, ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गुरु को 10 वर्ष की सजा, बाद में इनको 7 साल में छोड़ दिया और इन्होंने अपना शेष जीवन जो है गुजरात का एक काम्बिया गाँव है वहाँ पर गुजरा, ठीक है।
अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव गुजारा सरकारी देख रेख में। ठीक है, इनको इन एरियो में घुसने पर पाबंदी थी कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, सरकारी देख रेख में ये यहाँ पर आ करते थे। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा भगत आंदोलन और पूरा भील विद्रोह कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा भगत आंदोलन पूरा हो गया। अब एक ही या भोमट भील आंदोलन, एक ही या भोमट भील आंदोलन, या इसको मातृकुंडिया भी कहते हैं, क्योंकि मातृकुंडिया जगह से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मातृकुंडिया आंदोलन भी कहते हैं। अब जो भोमट क्षेत्र है वो क्या था, भील और गरासिया बाहुल्य, भील व गरासिया बाहुल्य क्षेत्र, गरासिया बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, मातृकुंडिया चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है जहां से आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, कारण सबके सेम रहेंगे, वही कारण जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वही सब सेम कारण है। ठीक है, तो भील व गरासिया बाहुल्य क्षेत्र है, इनको ही लेकर स्टार्ट किया गया आंदोलन थे। लीडर कौन थे इनके नेता थे मोतीलाल तेजावत। बढ़िया थे, ओसवाल बढ़िया थे। ठीक है, तो परचुनी पहले तो ये क्या थे, जो जाडोल ठिकाना था, एक जाडोल ठिकाना, वहाँ पर ही क्या थे, कर्मचारी थे, लेकिन बाद में इनकी वहाँ बनी नहीं, तो ये आगे इन्होंने परचुनी की दुकान लगा ली। ठीक है, फिर मेले वेले लगते थे वहाँ पर, परचुनी की दुकान लगाया करते थे, तो भीलों से संपर्क बढ़ा, उनको पॉलिटिकली रूप से अवेयर किया, और फिर बाद में उन्हीं को लेकर क्या किया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनका इस कारण से संपर्क बढ़ा। इनको कहते हैं आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, या राजस्थान मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं इन्हें, मेवाड़ का गांधी। ठीक है, ये सब स्टार्ट हुआ 1921 में। असहयोग आंदोलन से इंस्पायर होकर मोतीलाल तेजावत क्या किया, यह आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, कहाँ के थे ये, झाडोल। ठीक है, झाडोल के थे। अब मोतीलाल तेजावत ने एक मांगों का एक वो मांग पत्र तैयार किया और मेवाड़ महाराणा के सामने प्रस्तुत किया कि हमारी ये मांगे थी। टोटल कितनी मांगे थी, 21 मांगे थी। ठीक है, तो उन मांगों को क्या कहा गया, मेवाड़ की पुकार कहा गया। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का मांग पत्र मेवाड़ महाराणा के सामने रखा। ये 21 मांगों का मांग पत्र है, इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ की पुकार। पूछेगा मेवाड़ की पुकार का संबंध किस आंदोलन से है, तो किससे है, एक ही या भोमट भील आंदोलन। ठीक है, किसने रखी, मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेवाड़ की पुकार। कितनी मांगे थी, 21 मांगे थी। अब इन मांगों में से कुछ मांगे तो मान ली गई, बाकी को नकार दिया गया। ठीक है, तो बाद में वैसे छिटपुट तौर पर आंदोलन चलता रहा। ठीक है, अब इसी में एक नीमड़ा हत्याकांड पढ़ेंगे, नीमड़ा हत्याकांड। ये जो आंदोलन है ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर, ईडर क्षेत्र का नाम भी लिख लेना। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर, ईडर गुजरात की तरफ पड़ती है। इन रियासतों में भी ये आंदोलन क्या किया, फैला, क्योंकि भील लोग सभी जगह रहते थे, भील गरासिया ट्राइबल लोग, ये ऐसे गुजरात के सन्निकट वाला एरिया है। ठीक है, तो नीमड़ा हत्याकांड कब होता है, ये 1921 में।
कहाँ पड़ता है ये? विजयनगर रियासत का एक गांव है, विजयनगर रियासत का एक गांव। यहाँ पर भी वही बढ़िया बैठे थे, आराम से बातें चीतें कर रहे थे किसी बिल लोग, तो उन पर क्या हो जाती है? पुलिस फायरिंग हो जाती है, जिसमें 1200 के आसपास बिल मारे जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, पुलिस फायरिंग में 1200 से अधिक लोग मारे जाते। छज्जू सिंह कहाँ था? निमराना में, नीमूचना में। और बूंदी में आया था इकराम हुसैन। ऐसे ही यहाँ पर था सूटन, क्या नाम था अधिकारी का? सूटन, सूट बूट पहन के सूटन। ठीक है, तो इसके आदेश पर गोली चलाई गई और फायरिंग किसने की? मेवाड़ भील कोप्स के सिपाहियों ने। ठीक है, मेवाड़ भील कोप्स तो थे अंग्रेजी इंटेलिजेंट लोग। तो नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1921 में। पुलिस फायरिंग में 1200 से अधिक लोग मारे गए। अधिकारी कौन था? सूटन। और किसने गोलियां मारी? मेवाड़ भील कोप्स के सिपाहियों ने। ठीक है, ये कहलाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला। इसके बाद जो है तेजावत साहब 1922 में कहाँ चल जाते हैं? सिरोही क्षेत्र में, और वहाँ पे भी जाकर आंदोलन लोगों को संगठित करते हैं, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं। 1922 में मोतीलाल तेजावत सिरोही जाकर भीलों को संगठित करते हैं। ठीक है, बाद में सिरोही क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर भी ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है, तो 1929 में फाइनली ये सारे कामों के चक्कर में क्या हुए? ये हाईलाइट हो जाते हैं, मोस्ट वांटेड हो जाते हैं। तो 1929 में गांधी जी के कहने पर ईडर में, गुजरात में क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, गांधी जी के कहने पर ईडर में एक जगह पड़ती है खेड़ ब्रह्मा, वहाँ क्या कर देते हैं? ये सरेंडर, समर्पण। हम बहुत से कहते हैं कि पुलिस ने पकड़ा था, बहुत से कहते हैं कि सरेंडर किया था। तो ठीक है, हमने सरेंडर लिख लिया। ठीक है, गांधी जी के कहने पर क्या करते हैं? ये ईडर में समर्पण या सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ईडर की जो पुलिस है वो कहाँ सौंप देती है? इन्हें मेवाड़ को सौंप देती थी। फिर बाद में इन पर मुकदमा चलता है और फाइनली क्या होता है? 1936 में ये रिहा हो जाते हैं। 1936 में क्या कर देते हैं? रिहा हो जाते हैं। रिहा इस शर्त पर किया जाता है इन्हें कि ये इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, बांसवाड़ा, विजयनगर, ईडर, इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे। बाद में गवर्नमेंट इन्हें क्या करती थी? 30 रुपये मंथली देती है और कि अब आराम से रहो, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गांधी जी के बाद में चरखा वरखा चलाते हैं और मस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये है एक या बहुमत भील आंदोलन। ठीक है, एक इसमें ये भी लिख लेना, लिखना चाहो तो, जैसे गांधी जी ने बिजोलिया में महादेव देसाई को भेजा था ना, वैसे ही यहाँ पर भी एक आदमी को भेजते हैं जिसका नाम है मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी। ठीक है, तो ये हमारा एक ही बहुमत भील आंदोलन पूरा होगा। असर बाल तक के मान लो तो कुछ टाइम जाए है डाइटिंग लाग गई तो मैं सुबह को लाग गई तो फट्टे पर लाग गई देखो सुबह सो गया होगा जे हमने तो कैमरा में देख लियो देखो था हम सुबह को मतलब हो गया भाई। ठीक है, तो ये है एक ही या बहुमत भील आंदोलन, या इसको क्या कहते हैं? मातृकुंडिया आंदोलन, क्योंकि ये चित्तौड़ के मातृकुंडिया स्थान से शुरू होता है, इसलिए इसको कहते हैं मातृकुंडिया आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, लीडर कौन थे? मोतीलाल तेजावत। इनको क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं और मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। ठीक है,
मीणा आंदोलन। देखो मीणा आंदोलन दो फेज में चलता है, एक तो 19वीं सदी के आसपास और एक 20वीं सदी में। ठीक है, 20वीं सदी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19वीं सदी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 1881 जगह पड़ती है जहाजपुर, यहाँ से आंदोलन स्टार्ट होता है मीणा जातियों द्वारा। ठीक है, क्यों स्टार्ट होता है, मेन वही कारण है, पर एक तात्कालिक कारण ये है कि मेवाड़ महाराणा ने एक रघुनाथ सिंह हाकिम को भेजा। किसको भेजा? रघुनाथ सिंह हाकिम को। हाकिम मतलब अभी का कलेक्टर। ठीक है, रेवेन्यू लॉ एंड ऑर्डर सारा मामला ये देखता है। तो इससे कहा कि भाई यहाँ की आय बढ़ाओ। तो इसने क्या किया, आय कब बढ़ेगी? जब खर्चा कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी। तो इन्होंने टैक्स वैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों में विद्रोह की भावना पैदा होगी। तो इसी कारण से ये क्या हुआ, यहाँ पर मीणा आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, बाद में ये रघुनाथ सिंह को हटा के किसको भेज दिया? अजीत सिंह को, कि भाई तुम विद्रोह दबाओ, ऐसे नहीं चलेगा कि। तो अजीत सिंह को भेज दिया विद्रोह को दबाने के लिए। जहाजपुर खेराड़ प्रदेश में भी आया था ये जहाजपुर, याद है कि नहीं है कि भूल गए? ठीक है, तो ये तो चला 19वीं सदी का, इसमें इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, 20वीं सदी का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1924 में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाए, आपराधिक जनजाति अधिनियम। ठीक है, उसमें कुछ जनजातियों को क्या कर दिया, क्रिमिनल लिस्ट में डाल दिया। जैसे कोई भी क्राइम होता सबसे पहले उन पर ही शक करते थे वो। ठीक है, आपराधिक जनजाति अधिनियम, जैसे दिल्ली क्राइम 2 सीजन 2 में भी आया था, डिनोटिफाइड ट्राइब आया था कच्चा बनियान गैंग में। आपराधिक जनजाति अधिनियम, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। अब ये तो था ही सही, इसमें किसको शामिल कर दिया? मीणा जाति को, मीणा जनजाति को शामिल। तो एक तो इससे तो रिस्ट थे ही सही वो, कि एक तो हमें कि इसमें शामिल कर दिया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स में शामिल कर दिया। उसके बाद 1930 में एक और एक्ट लेके आए वो, इसका नाम था जरायम पेशा कानून। इसके तहत क्या था, 12 साल से ऊपर के जो भी मीणा महिला पुरुष थे उनको थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। तो ये इनके लिए क्या था, ह्यूमिलिएशन वाला भी था। ठीक है, छोटे छोटे लोग ही जाया करते थे, 12-13 साल की उम्र के कितने से लोग होते हैं 12 वर्ष से ऊपर के सभी मीणा महिला पुरुषों को थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। ठीक है, तो इससे क्या हो गए, इनमें रोष उत्पन्न हो गया। तो फिर बाद में आंदोलन चलेगा, आंदोलन की रूपरेखा होगी, कुछ संगठन बनेंगे। तो अब संगठन देखते हैं। ठीक है, तो 1933 में बना मीणा क्षेत्रीय महासभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन। इसके बाद 1944 में जब मीणा जनजाति पढ़ रहे थे तभी पढ़ा था हमने मुनि मगन सागर, मीणाओं के गुरु। तो नीम का थाना एक जगह पड़ती है, नीम का थाना कहाँ पर, सीकर में, बार बार आया है ये तो नीम का थाना, गणेश्वर। नीम का थाना में मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर एक सम्मेलन बुलाते हैं कहाँ पर, नीम का थाना सीकर में। यहाँ पर मीणाओं को कहते हैं कि अपना इतिहास तो इतना गौरवशाली रहा है, तो उनको मोटिवेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मीणाओं को प्रेरित, मुनि मगन सागर, इन्होंने मीणा पुराण लिखा था। क्या लिखा था? मीणा पुराण। ठीक है, नीम का थाना में मुनि मगन सागर मीणाओं को प्रेरित करते हैं या मीणाओं को गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीणा लोग पार्टिसिपेट करें, मोटिवेट हो। ठीक है, उसके बाद 1944 में ही जयपुर में जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन होता है, जयपुर मीणा सुधार समिति।
किसके द्वारा की जाती है? बंशीधर शर्मा के द्वारा। बंशीधर शर्मा, ठीक है। तो दो कानून थे मेनली, आपराधिक जनजाति अधिनियम, इसमें मीणाओं को शामिल किया गया। एक तो इससे नाराज थे, एक बाद में जरायम पेशा कानून लाया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 12 वर्ष से जितने भी बड़े महिला पुरुष मीणा है उनको थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी, ठीक है। तो इन दोनों कारणों से वो नाराज थे। तो आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए कुछ संगठन बने, कुछ समितियां बनी। तो इसमें सबसे पहला बना मीणा क्षेत्रीय महासभा, ठीक है, 1933 में। बाद में 1944 में मुनि मगन सागर, जो मीणाओं के गुरु कहलाते हैं, इन्होंने मीणाओं को मोटिवेट किया। कहाँ पर सम्मेलन होता है? नीम का थाना में। 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति बनती है बंशीधर शर्मा के द्वारा। इन सभी ने मिलकर क्या किया? आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। इसमें एक दो फैक्ट और बचे हैं, वो लिखेंगे, इसको लिख लो। ठीक है। तो मीणा आंदोलन, पहले तो इन्हें क्या कर दिया? क्रिमिनल ट्राइब में शामिल कर दिया, अपराधी जनजाति अधिनियम 1924 के तहत। बाद में जरायम पेशा कानून लाया गया, जिसके तहत 12 साल से जितने भी ऊपर के महिला पुरुष हैं मीणा, उन सबको क्या लगानी पड़ती थी? थाने में हाजिरी। इससे क्या होगा? मीणाओं में रोष उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद अलग अलग संगठन बने। मीणा क्षेत्रीय महासभा बना 1944 में। मुनि मगन सागर ने इनके गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया, जिससे मीणा मोटिवेट हुए। देखो, एक संगठन बनेगा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ठीक है ना, प्रजामंडल में भी आएगा ये। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ठीक है ना, आगे प्रजामंडल में भी आएगा ये, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसका अधिवेशन होता है 1945 में। कहाँ पर? उदयपुर में। इसमें भी क्या है? जरायम पेशा कानून को खत्म करने की मांग उठाई जाती है, ठीक है। पूछ ले कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का संबंध किससे है, तो क्या है? जरायम पेशा को खत्म करने की मांग उठाई जाती है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट 28 अक्टूबर 1946। कोई विशेष प्रोग्रेस आंदोलन में हुई नहीं थी, जरायम पेशा कानून हटा नहीं था। तो इसके चक्कर में क्या हुआ था? हमने जब मीणा जनजाति पढ़ी थी तो दो प्रकार के मीणा पढ़े थे, एक तो जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा, ठीक है। तो जो समस्त चौकीदार मीणा है, ये अपने पदों से क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। चौकीदार मीणाओं द्वारा अपने पदों से त्याग, त्याग पत्र, सब त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है। चौकीदार मीणा जितने भी थे वो सब अपने पदों से क्या दे देते हैं? त्याग कर देते हैं अपने पदों का। तो इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, ठीक है ना। ये डेट इंपॉर्टेंट है। पूछे कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 28 अक्टूबर 1946। मुक्ति दिवस का संबंध किससे है? तो मीणा जनजाति से। मुक्ति दिवस क्या था? तो चौकीदार मीणाओं द्वारा अपने पदों से त्याग पत्र दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1952 में जरायम पेशा कानून समाप्त किया जाता है, ठीक है। आज़ाद कब हुए थे हम? 47। उसके बाद भी कितने साल लग गए? 5 साल। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था? जमींदार लोगों का प्रभुत्व था या राजा महाराजाओं का डोमिनेंस था स्टार्टिंग में, आज़ादी के समय भी, ठीक है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी उतनी फली फूली नहीं थी, ठीक है। इसलिए 1952 में जाकर समाप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन खत्म हुए। धन्यवाद। सोच रहे थे 1-2 किलो भी पढ़ ली।